बदल जाते हैं, तब आपकी मॉर्निंग में हो जाएगी, तो आपके पास बाकी का दिन होगा खुद का प्रिपेयर करने के लिए। यस मैम। कोशिश करते हुए आपको टाइमली उठा के 7 बजे को उठा के आपको 12 बजे तक फ्री कर दे, ताकि आपके पास पूरा दिन होता है उस सबको पढ़ने के लिए। फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है किसी की फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है सिर्फ न्यूमेरिकल की। या कोई बोल दे कि मेरे को केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम बच्चे बोलते हैं, जैसी वो आती है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है। सबसे लंबी क्लास वैसे बायो की होती है, क्योंकि उसमें थ्योरी ज्यादा होती है, 1 महीने में कवर करानी दिक्कत होती है। लंबी क्लास वैसे बायो की होती है, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री की लगती है, तो वो स्टूडेंट डिमांड पे होती है। आप रिक्वेस्ट, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी आप रिक्वेस्ट करोगे मिल जाएगी, मना कोई नहीं करेगा। लेकिन क्रैश कोर्स लगा लेना है, तो ओनली पर्पस हम अभी 11th कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं। देख अभी तो तुम भूल जाओगे 11th करके, तुम 12th पढ़ोगे तो, लेकिन तुम्हारे नोट्स साथ साथ तैयार हो जाएंगे। तो जब तुम अप्रैल में आओगे ना, तो तुम्हारे नोट्स बने होंगे, तुम्हें नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। और नोट्स बनाना ना बहुत ऐसा लगता है कि इजी है, पर इजी नहीं है, और किसी और के नोट्स से पढ़ना भी बहुत फिजिबल नहीं होता है। इसीलिए हम तुम्हें फरवरी तक इतनी 11th करा देंगे, ताकि जब आप अप्रैल में आओगे तो आप अपने नोट्स से जब रिवाइज करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इसलिए हम अभी 11th कर रहे हैं। जैसे ही 11th खत्म होगी ना, तो मैं 12th रिवाइज करा के छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद अप्रैल में दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। ओके बेटे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? गजनियों के भाई बहनों, चैप्टर कौन सा चल रहा है? बता दो, नहीं तो कुछ और पढ़ा दूंगी मैं जल्दी से। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, यस, एक्सक्रीशन का चैप्टर चल रहा है, और हमारा पार्ट क्या रहता है? छोटा सा पार्ट रहता है, बहुत ज्यादा रहता भी नहीं है। देखो ऑलमोस्ट डन है। अब हमें करना है मिक्चुरेशन, दैट इज रिलीज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यो मैम। कौन व्रत क्यों धारण कर रखा है, बोलो भाई। और हमें हार्मोनल रेगुलेशन करना है। हार्मोनल रेगुलेशन में रास सिस्टम हमने कर लिया था या रहता है? रास करा है या रहता है? मैम रास कर लिया था। हाँ, तो हमारा एक छोटा सा पार्ट रहता है एएनएफ, उसको कवर करेंगे, उससे हार्मोनल खत्म हो जाएगा, एंड लास्ट में डिजीजेस, जो मैं आपको एनसीईआरटी से कराऊंगी सीधा, ठीक है? कि एनसीईआरटी का एक पार्ट है जो आपको रीड करने की जरूरत है, तो वो हम फिर साथ में रीड करेंगे। इतना सा पार्ट है। देन आई हैव द एनसीईआरटी विद मी। एनसीईआरटी खोलेंगे एक बार इसमें देख लेंगे किस किस चीज पे ध्यान देना है। आई होप आप लोग इतना तक पढ़ के आए हो, ये वाला पोर्शन पढ़ के आए हो, रिवाइज करके आए हो एनसीईआरटी का। यस बेटा मैम। अगर रिवाइज किया होगा तो आपको पता चल गया होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म हमने आराम से कर लिया है। अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो अभी तक कंफ्यूज रहोगे, ठीक है? तो रिवाइज आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जितना मैंने पढ़ा है उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना। ऐसा कुछ होगा तो नहीं जो नहीं समझ आए, और अगर नहीं समझ आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूछ लेना यार दोबारा, इसमें क्या है। इंसान है, नहीं आता कभी बार समझ, राइट? तो चलो इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं बढ़िया से, ठीक है? देखो, व्हाट इज मिक्चुरेशन? कुछ नहीं होता, रिलीज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर यूरिन को निकाल देना, दैट इज मिक्चुरेशन। रिलीज ऑफ यूरिन मत बोलना सिर्फ, क्योंकि किडनी से भी यूरिन निकलता है, राइट? तो हमारे पास कितनी किडनी होती है? 2 टू, है ना? 1 पेयर ऑफ किडनी वी हैव। और इससे कौन सी पाइप बाहर निकलती है? दोनों से एक एक पाइप निकलती है, यूरेटर। यूरेटर, है ना? और यूरेटर। यूरेटर जाके किस में खुल जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हेन डू आई हैव द सेंसेशन टू यूरिनेट? तो यूरिनेट की जो सेंसेशन है दैट इज, आपको यूरिनेशन की सेंसेशन आती है, फिर जब आप यूरिन रिलीज करते हो वो रिलीजिंग का प्रोसेस है, मिक्चुरेशन है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अपने को सेंसेशन कब आई जिसके बाद यूरिन का रिलीज हुआ। तो हमें सेंसेशन कैसे आती है उसकी बात करेंगे। अब यूरिन जाके स्टोर कहां पर होता है? यूरिनरी ब्लड। यूरिनरी ब्लैडर, करेक्ट। तो यहां से बात कर लेते हैं हम लोग, तो लिखो, साथ साथ लिख लेना, ठीक है? आपको सिग्नल कब मिलना स्टार्ट होता है? जब यूरिनरी ब्लैडर फिल, एनसीईआरटी कहती है फिल, लेकिन एक्चुअल वर्ड है जब वो होता है हाफ फिल, ठीक है? तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर आपका हाफ फिल्ड हो जाता है, तब आपके ना सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ यूरिन की फीलिंग है। तो जैसे आपको फील होने लग जाए ना कि शायद मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है, तो समझ जाना हाफ ब्लैडर फिल हो चुका है लगभग, ठीक है?
तो यूरिनरी ब्लैडर होता है आपका हाफ फिल, यूबी को आप फुल फॉर्म में लिखना। इससे के बाद क्या होगा, अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी मसल थी, कौन सी मसल थी बेटा, देख के बताओ, चुप क्या हो, देख के बताओ भाई, कीर्तन थोड़ी चल रहा है, मैं बोलती जाऊंगी बैठे रहोगे। देख के बताओ कौन सी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मसल, डायग्राम बनाया तुमने, Detrusor muscle. डेट्रूसर, यस। सो यूरिनरी ब्लैडर जब आपको हो जाता है हाफ फिल, तो उसके अंदर हमारी पड़ी होती है डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल स्मूथ है या फिर स्केलेटल है, Smooth. स्मूथ मसल है। हाँ, तो ये स्ट्रेच होने स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है। अब यहाँ पर पड़े होते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर का नाम क्या था, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो जब ये स्ट्रेच होती है तो स्ट्रेच रिसेप्टर को सिग्नल मिलता है कि यार स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। देयर इज अ पॉइंट जहां स्ट्रेच रिसेप्टर को पता चल जाएगा कि बहुत स्ट्रेचिंग हो गई है, अब मुझे यूरिन को बाहर फेंकना है। तो यूरिनरी ब्लैडर जब हाफ फिल होता है तब स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, अरे क्या कहते हैं मैंने, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल किसको भेजते हैं, टू ब्रेन को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस, ब्रेन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल जाता है ना, तो ब्रेन को सिग्नल भेजता है स्ट्रेच रिसेप्टर। अब ब्रेन के पास जब सिग्नल जाता है तो वो सिग्नल कैसे होते हैं, सेंसरी कहते हैं हम उनको या मोटर, सेंसरी सिग्नल। तो स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल टू सीएनएस, तो कौन से सिग्नल देते हैं वो, सेंसरी सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे वो यही पूछ लेंगे। मिक्चुरेशन में इतना कुछ खास है नहीं, पर यही पूछ लेते हैं सिग्नल कौन सा जाता है कौन सा आता है। अभी आपने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो सीएनएस के पास सिग्नल जाता है। अगर मैं सीएनएस में भी बोलूं सिग्नल स्पेसिफिकली किसके पास जाता है, इन पॉन्स रीजन। पॉन्स रीजन पता है कौन सा होता है आपका, ये वाला रीजन होता है यहाँ पे। पहले पॉन्स आता है फिर मेडुला आता है, दिस इज द पॉन्स पार्ट, यहाँ पर कहीं सिग्नल आता है, ठीक है। पॉन्स रीजन में सिग्नल जाता है और वो क्या करता है, ब्रेन अब आपकी यूरिनरी सिस्टम को सिग्नल भेजेगा। तो सीएनएस सेंड सिग्नल टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड स्पिंक्टर्स, जो इसके स्पिंक्टर्स लगे होते हैं। तो सिग्नल आया है, कौन सा सिग्नल आया होगा, मोटर सिग्नल। तो जब भी ब्रेन से सिग्नल आता है उसको मोटर सिग्नल कहते हैं। तो ब्रेन से निकलने वाला इज अ मोटर सिग्नल। देखो मोटर का मतलब होता है एनीथिंग विच शोज अ मूवमेंट। तो जब मेरा ब्रेन सिग्नल देता है कि मुझे पेन पकड़ के इस बोर्ड पे लिखना चाहिए, तो मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, तभी तो मेरा हाथ मूव कर रहा है ना, इसलिए इसे मोटर सिग्नल कहते हैं। ओके, यो मैम। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है तो दो चीजें होती है, क्या, अगर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो रहा है, ध्यान से सुने, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो रहा है और हाफ तक फिल हो गया है, तो यूरिनरी ब्लैडर को क्या करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए ताकि यूरिन बाहर निकले, रिलैक्स। गुड़िया अगर ये रिलैक्स कर जाएगा तो ज्यादा स्पेस नहीं बन जाएगी उल्टा यूरिन के लिए, फिर इसको क्या करना चाहिए, स्ट्रेच। 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 हाँ, जब मैंने बोला स्ट्रेच और रिलैक्स ऑलमोस्ट सेम वर्ड नहीं हो गए, तो वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। यार सोचा तो करो ना, कॉन्ट्रडिक्ट तो करो मुझे। यूरिनरी ब्लैडर को विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, वो पिचक जाएगा और यूरिन विल मूव इनटू इस वाले रीजन में आ जाएगा। अब देखो, एक तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो यूरिन को बाहर की तरफ रिलीज होना है, वो तो ठीक है, पर उससे पहले स्पिंक्टर आएंगे। तो अब मुझे बताओ सोच कर कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्पिंक्टर को क्या बोलेगा, स्पिंक्टर इज लाइक अ रबर बैंड, तो रबर बैंड की तरह है, तो स्पिंक्टर को क्या करें, हम उसको रिलैक्स करें या हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि यूरिन बाहर निकले, रिलैक्स। हाँ स्पिंक्टर हो जाएंगे रिलैक्स, और दोनों के इफेक्ट से क्या होगा, यूरिन रिलीज। रिलीज आउट, यस, एंड दिस इज नोन एज मिक्चुरेशन। समझ आया,
और अगर मिक्सचुरेशन कर लिया तो छोटू सा पॉइंट यूरिन के ऊपर एक और ऐड कर लो। यूरिन का कलर कैसा होता है जनरली? येलो, येलोइश कलर। पीएच कैसा होता है यूरिन का? स्लाइटली एसिडिक। दैट वुड पीएच कितना होगा उसका? अराउंड 6.0। ठीक है, अराउंड 6.0। और एक दिन में कितना यूरिन रिलीज होता है? 25 to 30 ग्राम। नहीं बेटा, एक दिन में यूरिन 1 to 1.5 लीटर। और जो तूने बोला ना अभी 25 to 30 ग्राम, कहाँ सुना है? मैं वो यूरिया में होता है। हाँ, 1 डे, एक दिन में यूरिया रिलीज दैट वुड बी 25 to 30 ग्राम। पढ़ के ये चैप्टर? ये माम, हाँ, यूट्यूब से पढ़ा है? ये माम थोड़ा सा। हाँ, यूट्यूब से पढ़ा है तभी पता ही होगा, नहीं तो पता नहीं होता। नहीं, बढ़िया, पढ़ के ये अच्छी बात है, रिवाइज हो गया तेरा। ठीक है जी, चलो लिख लिया सबने? इतनी सोई सोई क्यों हो? मैम 1 मिनट लिखने दो जरा। हाँ, मैंने कब मना करा? इतने सोई सोई क्यों हो? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, सुसु भी रिलीज हो गया अब तो। तो अगर मैं पूछूं कि कहाँ से क्या टॉपिक याद रखने थे, सोचने की बात है, तो आपको ये याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो की तरफ जो सिग्नल है वो सेंसरी था, उससे जो सिग्नल आया वो मोटर था। डन मैम। स्पिंक्टर रिलैक्स होते हैं, यूरिनरी ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कौन सा रीजन एक्साइट होता है जो आपके यूरिनेशन को मदद कर रहा है कंट्रोल करने में, वो पॉन्स रीजन होता है ब्रेन का। जब मैं तुमको ब्रेन कराऊंगी तब तुमको वैसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पॉन्स और मेडुला का काफी जगह रोल है, पर अभी के लिए हम इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, सबका डन? यो मैम, मैम यो मैम। ओके, सबका डन है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारी मिक्सचुरेशन हो गया ना। ठीक है, अब मैं तुमको थोड़ा सा हॉर्मोन वाला पार्ट पढ़ाती हूँ। देखो, कल जब मैंने बोला था कोई एक बच्चा मुझे थोड़ा सा रास में मदद कर देगा, रास थोड़ा मेरा वीक। शालिनी कल आ जियो बेटा, आज क्यों आई है? क्या कोई बच्चा मेरा रास प्रोसेस में मदद कर देगा? रास में एनीवन? बेटा इतना स्लो चलोगे तो कैसे चलेगा? फटाफट बताओ यार, RAAS की फुल फॉर्म क्या है? R स्टैंड फॉर रेनिन, A स्टैंड फॉर बोलो, एंजियोटेंसिन। दूसरा A स्टैंड फॉर दूसरा स्टैंड फॉर एल्डोस्टेरोन। एल्ड्रोस्टेरोन एनालिसिस सिस्टम। इसका सिस्टम होता है, कब एक्टिवेट हुआ था? हाई बीपी में, लो बीपी में? हाई बीपी में। हाई बीपी में हुआ था। ठीक है, लो में मैम। दो तो ऑप्शन है, वो उसमें तो तुक्का मार ही लेगा। जब ये एक्टिवेट हुआ था तो नेफ्रॉन में, बेटा रिकॉल हाई कर, बीपी में। अभी मैंने बताया नहीं, रिकॉल करने की कोशिश करना कि नेफ्रॉन में ये पीसीटी है, ठीक है, ये लुपोफेलिन है, और ये डीसीटी है। जब ये एक्टिवेट हुआ था तो डीसीटी में नेफ्रॉन के अंदर, दैट इज सिक्रीशन, क्या सिक्रीशन हो रही थी पानी और सोडियम की, या फिर डीसीटी से पानी और सोडियम निकल के ब्लड वेसल में एंटर हो रहा था, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। हो क्या रहा था, सिक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन? रीएब्जॉर्प्शन। देख के बता कॉपी में, खोल कॉपी खोल। रिवाइज करे बिना क्यों आई है अभी? पता है राज कितना इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में दिया नहीं हुआ, तुम उसको रिवाइज करे बिना आगे? बेटा क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? तो तुम चिल क्यों नहीं कर लेते? हम का परेशान होते एक्स्ट्रा क्लास ले लेके। हाँ जी मैडम, बताओ।
वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था या सिक्रीशन हुआ था? रीएब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन हुआ था। यस, रीअब्जॉर्प्शन अगर हुआ वाटर एंड सोडियम का, हमारी ब्लड वेसल ने उसको ले लिया, तो यूरिन कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? concentrated यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना। ये तब होता है जब आपका बीपी लो होता है, ब्लड प्रेशर लो है, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन भी कराते थे ताकि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आ पाए। तो जो तुमने पहले पढ़ा है ना रास, वो तुमका लो बीपी में बताता है। अभी तक तुमने हाई बीपी नहीं पढ़ा है, आज मैं तुमको हाई बीपी से रिलेटेड हार्मोन बताने वाली, ठीक है? तो हाई बीपी के साथ आपका कोई ज्यादा हार्मोन नहीं है, सिर्फ एक हार्मोन की बात करनी है। देख, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो बेटा मैं बोल सकती हूँ कि ब्लड फ्लो इज वेरी हाई, ब्लड का फ्लो इज हाई इन हमारी ब्लड वेसल, बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ? ठीक है, कह रहा है ठीक है, बोल सकते हैं। ओके, अगर ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है हमारी ब्लड वेसल्स में, तो बेटा ये हार्ट है। ध्यान से देख, तेरा फेवरेट डब्बे वाला हार्ट आ गया। ध्यान से देख, आंसर हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा। अगर ये लेफ्ट है, अगर ये राइट है, ब्लड बहुत प्रेशर से भाग रहा है, तो बेटा कौन सी साइड है जहां पे ब्लड एंटर होता है हार्ट के अंदर? मैम राइट आर्ट्रियोल। राइट आर्ट्रियोल, राइट आर्ट्रियोल। हार्ट में आर्ट्रियोल थी, एट्रिया। राइट एट्रिया, है ना? तो राइट एट्रिया में ब्लड भाग कर आएगा, ठीक है, अच्छे खासे प्रेशर से आएगा। अब यहाँ पे अच्छे खासे प्रेशर से आता है ना, तो यहाँ पर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर से आते हैं इनको। इनको पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा हाई है, एट्रियम में तो बड़ी जोर से ब्लड आया, ये तो ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई होने से नसें फट सकती है, आपकी आर्टरीज फट सकती है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो उनमें पहले हाई होता है, और हाई हो जाएगा तो फट सकती है। इसलिए आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से लोग कहते हैं इससे दिमाग की नसें फट जाएंगी। नॉर्मल भाषा में वो ये कहना चाहते हैं कि एट्रिया रप्चर हो सकती है, इतना ब्लड प्रेशर हाई है। तो एट्रिया फटाफट से, जो एट्रिया सेक्शन होता है हार्ट का, वो पता कर लेता है यार ब्लड प्रेशर हाई है। अगर इसको पता चला ब्लड प्रेशर हाई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इसी की है ना, इसको ठीक करने की। सो जब ब्लड का फ्लो हाई हो जाता है ब्लड वेसल में, तो क्या होता है? जब ब्लड का फ्लो हाई हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, तो हमारा जो राइट, ध्यान से देखना, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट रिलीज करता है एक चीज जिसको हम बोलते हैं ANF। एक केमिकल है जो वो रिलीज करता है। अभी मैंने फुल फॉर्म नहीं बताई, ठीक है, बस मैंने ANF बताया। और A स्टैंड फॉर एट्रिया, एट्रिया से निकलने वाला केमिकल, ठीक है। एट्रिया से निकलने वाला केमिकल क्या करेगा? अगर हाई ब्लड प्रेशर है और ये केमिकल निकल रहा है उसके इन्फ्लुएंस में, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा? ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा? कम। दोबारा सुनो, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, इसके इन्फ्लुएंस में एट्रिया से ANF निकल रहा है, कोई केमिकल निकल रहा है, तो वो क्या कोशिश करेगा? ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और या कम हो जाए? कम। कम हो जाए। हाँ, तो क्या करूं? ब्लड वेसल हो जाए। तो क्या करूं? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराऊं या डायलेट करवाऊं? डायलेट। डायलेट। हाँ, तो ANF करा देगा वेसो डायलेशन। एक सेकंड, आवाजें कहाँ से आ रही है इसमें? आवाजें कहाँ से आ रही है? ओके, तो ये कराएगा वेसो डायलेशन। वेसो डायलेशन से क्या होगा? बीपी डिक्रीज टू नॉर्मल। देखो, जब हम डिक्रीज कहते हो तो ऐसा मत कर देना कि उसको लो बीपी करा दो, वो भी तो प्रॉब्लम है। बीपी को इतना डिक्रीज करो कि वो नॉर्मल कंडीशन पे पहुंच जाए। ओके, एक काम तो कर दिया इसने। अब दूसरा काम ये क्या करेगा? इस केस में जब बीपी बहुत ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, अब वो हो जाए थोड़ा डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूट यूरिन बनाना चाहती हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अगर डाइल्यूट यूरिन बनाना चाहते हो तो क्या करे? रास को एक्टिवेट करे या इनएक्टिवेट कर दे? रास सिस्टम को क्या करे, एक्टिवेट या इनएक्टिवेट? इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट। और इनको इनएक्टिवेट करना है तो किसकी सिक्रीशन रोक दो? ये चालू किसकी सिक्रीशन से हुआ था? रेनिन की। और रेनिन किसने रिलीज किया था? जुक्साग्लोमेरुलर एपरेटस। जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस को इनहिबिट कर दो। जब जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस को इनहिबिट करोगे तो रास भी इनएक्टिव हो जाएगा। अगर रास इनएक्टिव होगा, ध्यान से सुनना, तो मुझे बताओ, ये बनाया मैंने नेफ्रॉन,
ये पीसीटी, लूपोफेनले, ये डीसीटी और एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होगी या एक्सक्रीशन होगी? ये डीसीटी के अंदर मैं डाल दूंगी सोडियम एंड वाटर, क्या करूं? मैम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होगी, रास का उल्टा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम अपनी ब्लड वेसल से, देखो अपनी ब्लड वेसल से हम सोडियम डाल देंगे डीसीटी के अंदर, तो उसके पीछे पीछे पानी भी चला जाएगा डीसीटी के अंदर, ठीक है? तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीट आउट, ठीक है? जब भी आप सोडियम को कभी रिलीज करते हो ना, तो उसके लिए एक वर्ड होता है। देखो यहां से सोडियम आप ब्लड वेसल से रिलीज कर रहे हो डीसीटी की तरफ, तो जब भी सोडियम का रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेट्रीयूरेसिस, नेट्रीयूरेसिस। ओके, तो नेट्रीयूरेसिस मतलब रिलीज ऑफ द सोडियम। समझ आई बात? तो शुरू हुआ क्या यहाँ पर? देखो कुछ नहीं हुआ है, सिंपल बात बोली, हाई ब्लड प्रेशर होता है बॉडी में। हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो पहले तो मुझे ब्लड प्रेशर को लो करना है, और दूसरा मुझे अब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डाइल्यूट यूरिन बनाना है, ठीक है? क्योंकि ब्लड बहुत प्रेशर से इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड बहुत प्रेशर से जब फ्लो करता है ना, तो आपका जीएफआर भी ज्यादा हो जाता है। जीएफआर हाई है ना, तो उसको लो करना है। तो जो तुमने रास में किया था उसको ऑपोजिट यहाँ कर दो, स्टेप सेम रहेंगे, उल्टी डायरेक्शन में। वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड कराई थी, यहाँ पे वैसो डायलेशन कर दे। वहां पे रैस को एक्टिवेट कराया था या इनहिबिट कर दे। वहां पे रास ने क्या किया था, सोडियम और वाटर को डीसीटी से ब्लड वेसल में भेज दिया था। यहाँ पर रास की इनएक्टिवेशन में सोडियम और वाटर मैंने डीसीटी में डाल के एक डाइल्यूटेड यूरिन बना के बाहर फेंक दिया। डाइल्यूटेड यूरिन बन गया ना, पानी बहुत है इसमें, ठीक है? तो इससे होगा क्या, आपका जो जीएफआर है वो लो हो जाएगा, लो टू नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते एक्सेस बने। कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी नहीं होती है। तो ये सब किसने कराया? एएनएफ। नाउ व्हाट इज एएनएफ? ए स्टैंड फॉर एट्रिया, क्योंकि एट्रिया से रिलीज होता है। एन स्टैंड फॉर नेट्रीयूरेसिस, क्योंकि सोडियम का यहाँ पर एक्सक्रीशन हुआ है ना। एंड एफ स्टैंड फॉर फैक्टर। तो ये एट्रिया से निकलने वाला ऐसा फैक्टर है जो सोडियम की एक्सक्रीशन करा देता है। समझ आई बात? यो मैम। लिखो इसको फिर एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गलती कहाँ होती है? एक तो हम ए एन एफ में ए को एंटी लिख देते हैं, एक तो ये गलत हो जाता है। दूसरा हम ये सोडियम वाला जो पॉइंट है हम इसको लूप ऑफ हेनले में कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, ये बात हो रही है डीसीटी में, क्योंकि देखो लूप ऑफ हेनले और पीसीटी में जो होता है वही होता है। आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपकी बॉडी चाहे स्ट्रेस में हो ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फिक्स है। सिर्फ डीसीटी है जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, कभी कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, कभी कुछ रिलीज कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। और लास्ट वैसोडाइलेशन है कॉन्स्ट्रिक्शन। तो याद कर लेना, जब बीपी हाई है तुम कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो और हाई हो जाएगा, इसलिए उसको डायलेट कर दो, खोल दो। बेटा इतना स्लो बोलोगे तो तुम खुद ही सो जाओगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रंजी देखते हैं कौन बना है। आकांक्षा, अनमोल, अंशिका, अर्णव, हरीश। आवाज आ रही है तुम लोगों को? कुमार, यो मैम। सिर्फ हरीश कुमार को आ रही है, बाकी सबके कान खराब है या मेरी आवाज नहीं आ रही? अंशिका, दो लोगों को आ रही है, आकांक्षा को नहीं आ रही। हर्ष, हिमानी, राजकुमारी, कशिश, ऑडिबल है? यस मैम। तो बोल क्यों नहीं रही फिर? कृतिका, महक, प्रीति, राजकुमारी, सात्विक,
ऑडिबल? Yes, ma'am. Ma'am. तारिका, शुरू, आवाज आ रही? शुरू, Yo-yo ma'am. स्कूल आज गई थी, आज नहीं गई थी? मैम गई थी। तूने कल तो ही बोला गई। छोड़ देगी। मैम कल नहीं गई थी, अब मैं कल भी नहीं जा रही, और मतलब एक दिन अच्छा, जाऊंगी एक नहीं। ओके ठीक है, देन गॉट इट। वीकली वो बना लिया टारगेट? मैम वो बहुत पहले का बना लिया था। अबे पढ़ रही है उस हिसाब से या नहीं? मैम पढ़ रही हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे आवाज में। मैम पढ़ रही हूँ। शालिनी, शिल्पी, सिमरन, सिमरन आवाज यो-यो आ रही है? मैम। शिल्पी को आज आवाज आ रही है? ओके शालिनी। सितेंद्र, सूर्यांश, वंशिका, बेटा आवाज आ रही है? Yo-yo, ma'am. ठीक है। शालिनी, स्कूल तुम्हारा बंद है खुला है? मैम खुला है। खुला है? रोज जा रही है? यस मैम, कैंप है अब। कैंप लगा है अभी? अब लगा है कैंप? लगने है अभी 24 से। अभी लगना है 24 को? कौन सा वाला कैंप? एनएसएस 7 डे। एनएसएस का कैंप सबके बंद हो गए, तुम्हारे अब लग रहे हैं? अरे यस मैम। कमाल। ओके जी, जाओगी? यस जाओगी? मैम। ठीक है बेटा, कितने दिन गए? मैम अब तो एग्जाम आ गए, अब कैंप लगेगी कि ये पढ़ाई करेंगे। तुझे बड़ी टेंशन है, हैं? तू बन जा स्कूल की प्रिंसिपल, रोक ले इनको जाने से। मैम मैं कैसे बन सकती हूँ, अभी मैं छोटी हूँ। अच्छा छोटी है। कितने दिन का कैंप है बेटा? 7 डे। 7 डेज का कैंप है? अबे कुछ नहीं कह सकती मैं इसमें। ठीक है बेटे, एंजॉय। कांट डू एनीथिंग अबाउट द कैंप। एनएसएस कैंप तो लगाना चाहिए, मैं मना भी नहीं कर सकती। इट्स अ गुड थिंग। उसके सर्टिफिकेट के मार्क्स भी मिल जाते हैं आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन में, तो चलो, लालच लालच लालच। एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, लेना चाहिए। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। एनसीईआरटी दिख रही है सबको? मस्त। Yo-yo, ma'am. यो-यो मैम। यो मैम। अभी तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास है ना मेरे साथ? यो-यो मैम। आ जाना। मैं तुमको सिर्फ क्वेश्चन लगवाऊंगी, जो बचेगा हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस लगाएंगे आज। तो आ जाना, उसमें ज्यादा कष्ट नहीं होगा था। और उसमें तो तुम ज्यादा क्वाइट ही रहते हो, मैं ही बोलती हूँ मैम तो बीमार होगी क्या? अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान रखा कर सेहत का। देखो बेटे, ये वाला पार्ट यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? देखो एनसीईआरटी खोल लो, पेज नंबर कौन सा आपका? 19.7 के लिए 298। पेज नंबर 298 है ना? पेपर तो आना है अल्टीमेटली एनसीईआरटी से। अगर मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अच्छा रहेगा। कहीं और से भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ लेना। किसी के स्टडी मटेरियल को साइड में रख दो, पहले एनसीईआरटी है। और अगर आप किसी से क्लास लगा रहे हो तो फिर वो क्लास नोट से कवर हो जाता है, तो आपको ना हेल्पफुल मटेरियल से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। नीट में बायोलॉजी में एटलीस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में दुनिया जहान की बातें हैं, बस इसको ध्यान से पढ़ो। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। अपन ने तो अभी तक किडनी के बारे में ही पढ़ा है। ये कह रहे हैं ह्यूमन के अंदर और भी ऑर्गन्स है जिसका एक्सक्रीशन में रोल है। तो किडनी हमने पढ़ लिया। ये कह रहे हैं लंग्स का भी रोल है। ये कहते हैं लिवर का भी रोल है। ये कह रहे हैं स्किन का भी रोल है। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। अब लंग्स का क्या रोल है? हमें पता है कि लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बॉडी से आउट थ्रू एक्सपीरेशन, करते हैं ना? यो-यो मैम। तो अगर अगर लंग से मेरे को हवा बाहर निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करनी है, तो मेरे डायफ्राम को क्या होना पड़ेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स? रिलैक्स। रिलैक्स, Contract. रिलैक्स। और शेप कैसी होगी? रिलैक्स में शेप कैसी होती है? डोम शेप। डॉम शेप। ये तूने कॉन्फिडेंटली बोला, ठीक है? कॉन्फिडेंस से बोलना है, सही बोल रही है। और तुम दोनों ने गलत बोला है। ओके जी, डॉम शेप होती है। चैप्टर रिलेट कर लिया करो, नहीं हो पा रहा तो एक बार फटाफट से देख लिया करो। इतना भी टाइम नहीं लगता, 15 मिनट ही लगते हैं। 15 मिनट में तुम स्क्रॉल ही करते हो इंस्टाग्राम को, तो यहाँ कर लिया करो। तो लंग्स क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जैसे 1 मिनट से मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो 1 मिनट में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी? 200 ml पर मिनट। एनसीईआरटी का डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, क्योंकि कम जगहों पे डेटा है, इसलिए वो पूछ सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 200 मिलीलीटर पर मिनट आपकी बॉडी से निकलता है। तो ये भी तो एक्सक्रीशन है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल। ठीक है, चलो ये निकाल लिया हमने, और हमने लंग का काम तो कर लिया।
अब लीवर, अच्छा हाँ, थोड़ा सा पानी भी हमारी बॉडी से निकलता है। जैसे आप सांस लेते हो तो जब सांस छोड़ो थोड़ा मुंह के रास्ते सांस छोड़ो और सांस बाहर छोड़ते टाइम हाथ को आगे रख लो। जब आपके मुंह से हवा निकलेगी तो देखो हाथों में थोड़ा सा मॉइस्चर फील होगा, करके देखो, लग रहा यो मैम। है ना। तो क्या होता है, बाहर जैसी मर्जी हवा हो, जब वो तुम्हारी बॉडी में जाती है ना तो हमारे पूरे ये एयर पैसेज जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता है, उसको मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि ड्राई एयर आपके लंग्स के अंदर के सरफेस को खराब कर सकती है, उसमें ना खरोचे लगा सकती है। इस वजह से जो एयर होती है आपके अंदर वो मॉइस्चर वाली होती है, तो जब तुम एयर बाहर छोड़ते हो तो उसमें पानी भी रिलीज होता है। ठीक है, तो लंग से क्या क्या रिलीज हो गया, CO2 प्लस वाटर। क्लियर। यो मैम। छोटी सी बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कष्ट करके एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, सुन लो। सेकेंड ये कह रहे हैं लिवर, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। भूलना नहीं है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगा। ये सिक्रीट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक है, ये होते हैं बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल ही बनाता है, उसको ये रिलीज कर देता है लिवर। कोलेस्ट्रॉल को भी रिलीज करता है, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन होते हैं उनको भी डिग्रेड करता है। विटामिन एंड ड्रग्स, इन सब का तोड़फोड़ करना इस लीवर का काम। तो लीवर इन सबको तोड़ता फोड़ता है, फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसकी तोड़फोड़ करता है और फाइनली बॉडी में वो फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो लिवर ने भी तो करी ना एक्सक्रीशन, तो लिवर भी एक्सक्रीशन का पार्ट प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर नहीं याद तुमको डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम ऐसे बनाते हैं लिवर। लिवर से निकलता है जो मटेरियल गॉल ब्लैडर के थ्रू जाता है हमारी कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चीजों को तोड़ता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। तो जो तोड़ने के लिए केमिकल यूज हुआ है वो लिवर से आया है, और ये वो, समझ आई। यो मैम। नेक्स्ट इज स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट मतलब सीना। पसीना, और सेबेशियस मतलब ऑयल। सुबह सुबह उठते तो फेस पे पसीना आ रखा होता है या ऑयल आ रखा होता है, ऑयल। आ रखा होता है। पसीना तो ना बहुत पानी पानी सा होता है, ऑयल को देखना तुम हाथ, अपने फेस को हाथ लगाना और फिर ऐसे उंगलियों को रब करके देखना, वो चिकना चिकना सा होता है, दैट इज ऑयल, वो सेबेशियस ग्लैंड से क्रिएट होता है। तो ये बहुत प्यार से इन्होंने यहाँ लिखा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में कि कहते हैं स्वेट का क्या काम है। देखो स्वेट का मेन काम होता है आपकी बॉडी को कूल करना, गर्मी में निकलता है पसीना, फिर हवा चलती है ठंडा ठंडा फील होता है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के काम आता है। ये इन्होंने लिखा है कि स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड, पानी जैसा होता है, वाटरी होता है। क्या क्या होता है स्वेट के अंदर, नमकीन होता है, अगर कभी तुमने नमक थोड़ा सा स्वेट टेस्ट करा हो, गलती से मुंह में आ गया, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया होता है इसमें, बेटा यूरिया होता है इसमें, ये आपको पता नहीं है लेकिन होता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थोड़ा सा उसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, तो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, खट्टा खट्टा लगेगा नमक और लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट। बेटा इसे अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेन फंक्शन स्वेट का कूलिंग इफेक्ट देना है, एक्सक्रीशन नहीं है। लेकिन स्वेट के साथ साथ वेस्ट मटेरियल यूरिया भी तो बाहर निकल रहा है ना, तो ये एक्सक्रीशन का भी काम करता है। लेकिन मेन फंक्शन क्या है स्वेट का, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, राइट। ये हो गया स्वेट का काम। अब वो सेबेशियस ग्लैंड की बात करेगा। सेबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, जो ऑयल निकालते हैं, ऑयल को अपन बोलते हैं सीबम। ठीक है, अब इस ऑयल में क्या क्या चीजें हो सकती है, इसमें स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, स्टीरॉइड का मटेरियल होता है स्टीरोल, वो हो सकता है। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, इसके अंदर वैक्सी वैक्सी हो सकता है, इसलिए थोड़ा चिपचिपा भी लगता है। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल हमारी बॉडी में जो वेस्ट की तरह प्रोड्यूस होते हैं वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। मेन काम क्या होता है ऑयल का, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देना है। जैसे मान लो अगर सीधे धूप में जा रहे हो, जैसे नहाने के बाद सीधा धूप में चले गए, तो तुम्हारी स्किन ना बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तुम उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के जाओ तो स्किन के ऊपर सन की रेडिएशन डायरेक्ट नहीं बढ़ती, फिर ऑयल से होती हुई जाती है, तो स्किन प्रोटेक्टिव रहती है। तो नेचर ने क्या किया है, हमारी बॉडी खुद ही ऑयल बना लेती है कि तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखे। इसलिए कभी बाहर जाओ और बहुत धूल मिट्टी उठती हो तो स्किन पे ऑयल निकलने लग जाता है, ऑयली हो जाती है स्किन, तो वो तुम्हारी स्किन को बचा रहा होता है सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का काम भी कर रहा है वो, और तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रहा है। क्लियर। यो मैम। थोड़ा सा वेस्ट हमारे सलाइवा से भी निकलता है, लेकिन हर कोई सलाइवा थूकता नहीं है, तो इसलिए हम उसको एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं मानते। ओके, अब डिसऑर्डर करा दूं थोड़े से, पूरा सही है।
यो मैम। देख बेटा, मेन काम किडनी को कौन सा वेस्ट रिमूव करना था बॉडी से? अमोनिया, यूरिया, अमोनिया। मेन रिलीज अमोनिया करना था। अमोनिया को वो चेंज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिया, यूरिया। अगर किडनी सही से काम ना करे, तो सही से काम ना करने का वर्ड होता है माल फंक्शन, मतलब नो प्रॉपर फंक्शनिंग। तो अगर किडनी सही से काम ना करे तो अक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाएगा। क्या इकट्ठा हो जाएगा बॉडी के अंदर? यूरिया। तो ब्लड के अंदर अगर यूरिया इकट्ठा होने लग जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। तो अगर मुझे इसका नोट बनाना है नीट के लिए, मैं कैसे बनाऊंगी? मैं लिखूंगी यूरेमिया और इसके आगे क्या लिखूंगी? इट कैन लीड टू अकोमुलेशन। ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिंपली लिखूंगी accumulation ऑफ यूरिया इन ब्लड, हमारे खून में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, दिस इज यूरेमिया। ये बहुत हार्मफुल होता है, यूरिया इकट्ठा नहीं होना चाहिए बॉडी में। आप सही से सोचने समझने की क्षमता भी खराब हो जाती है अगर यूरिया इकट्ठा होने लग जाए तो, और अल्टीमेटली किडनी फेलियर भी कर सकता है, ये इतना इकट्ठा हो जाएगा। इन सच अ पेशेंट, यूरिया को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस का मतलब होता है आप मशीन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हो और उसमें ब्लड की मूवमेंट कराते हो। हीमो मतलब ब्लड। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस की मशीन देख ले एक बार, छोटी सी। यो मैम। ओके, चलो फिर फटाफट कॉपी निकालो। खोलो खोलो खोलो, कॉपी खोलो। बहुत सिंपल है ये। आपने शायद अगर घर में कोई बुजुर्ग वगैरह है तो जनरली उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। किसी के घर में है, किसी घर में होती है डायलिसिस? नो मैम, नहीं, चलो अच्छी बात है, नहीं भी होनी चाहिए। अगर कभी किसी की होती होगी तो कभी पूछना ऐसे कितना टाइम लगता है डायलिसिस में, पर उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करना भाई, ज्यादा सवाल मत पूछना। देखो, दिस इज अ डायलिसिंग मशीन। इसके अंदर हम डाल देते हैं एक लिक्विड, इसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड। इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं चालाकी से, तो ध्यान से सुनना। डायलिसिस फ्लूइड का क्या काम होता है? सिंपल चीज है, यूरिया की हमें मूवमेंट करानी है। कहां से? ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिया है। ध्यान से देखना, अगर ये ब्लड है और इसमें ये बहुत सारा यूरिया है, तो मैं क्या चाहती हूँ, क्या हो जाए? क्या चाहते हो? ब्लड से यूरिया बाहर निकल जाए। ब्लड से यूरिया बाहर निकल जाए। अगर तुम इसको दफा कराना चाहते हो तो क्या करो? इसको ऐसे मीडियम में रख दो जहां पर और भी लिक्विड है, उसमें यूरिया नहीं है। तो जहां यूरिया ज्यादा है और दूसरी जगह यूरिया कम है, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते यूरिया बाहर आ जाएगा ना। यूरिया मैम, तो मैं कह सकती हूँ ना, हेमोडायलिसिस वर्क कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब दो जगहों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का फर्क, उसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इसी के बेसिस पे ये चल रहा है। ठीक है, अब मुझे बस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना है। ऐसा मीडियम बनाना है जैसे मैंने हरे वाला बनाया है, जिसके अंदर यूरिया ना हो और उसके अंदर हमारा ब्लड डाल देना है जिसके अंदर यूरिया है, और बीच में कोई मेम्ब्रेन रखनी है बस। ठीक है, तो डायलिसिंग जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा? इसके अंदर सारी कॉम्पोजिशन सेम होगी, कॉम्पोजिशन सेम एस प्लाज्मा। जो मेरे ब्लड प्लाज्मा होता है ना, उसकी जैसी कॉम्पोजिशन है। पर क्या नहीं होगा इसमें? एक्सेप्ट, क्या चीज एब्सेंट कर दूं? यूरिया, यूरिया। यूरिया इज एब्सेंट। ठीक है, तो मैंने एक लिक्विड बना दिया, तो मैं सब कुछ है, बस यूरिया नहीं है। ये तो करना था हमें। अब मुझे यह करना है, यूरिया से भरा हुआ ब्लड इसमें लाना है। तो वो मैं कैसे लेके आऊंगी? विल हैव द पेशेंट, हम पेशेंट को बिठाएंगे। ओके, पेशेंट की मुंडी और गर्दन अलग हो गई है, एक मिनट रुके। बैठो, ये रहे मेरे पेशेंट। पेशेंट की कन्वीनियंट आर्टरी, कोई आर्टरी जिससे कन्वीनियंटली ब्लड निकले, तो वेरी करता है, किसी किसी की आर्टरी नहीं सही से मिल पाती, तो वो ढूंढ लेंगे, उनका काम है। तो कोई कन्वीनियंट आर्टरी लो और उससे ब्लड निकालो। ठीक है, अब आर्टरी से जब आप कैथेटर डालोगे तो ब्लड बाहर निकलेगा। ब्लड तो जैसे ही बाहर निकलता है, उसकी क्या आदत है? वो तो क्लॉट हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। यूरिया तो मैम, ब्लड की क्लोटिंग अगर मुझे रोकनी है, तो बेटा मैं उसमें क्या ऐड कर दूं बाहर से? थोड़ा सा एंटीकोगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट का बढ़िया एग्जांपल हेपरिन, हेपरिन। हेपरिन ऐड कर दिया हमने थोड़ा सा, शाबाश, हेपरिन ऐड कर दिया। अब इस ब्लड को आप एक ट्यूब के थ्रू निकालो। तो यार ट्यूब बना दूं, ये नहीं मेरी ट्यूब, मुझे पूरी बॉडी का ब्लड लेके जाना है ना,
तो मेरे को इस ट्यूब से धीरे धीरे ब्लड को मूव कराना। चलो मूव कराते हैं। ठीक है, तो ब्लड करेगा इससे मूव। इसके बीच से ये येलो येलो हटा देती हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा येलो। अब क्या होगा जब ब्लड यहाँ से मूव करेगा, बाहर और अंदर की कॉम्पोजिशन सेम, हीमोडायलिसिस फ्लूइड की कॉम्पोजिशन और ब्लड की कॉम्पोजिशन सेम, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या? यूरिया यूरिया। किसमें है यूरिया? ब्लड में यूरिया। ब्लड में। हाँ, तो हर स्टेप में धीरे धीरे यूरिया कहाँ को मूव कर जाएगा? डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड में। शाबाश, है ना, डिफ्यूजन से चला गया, कोई एनर्जी नहीं लगी, मजे आ गए, है ना। बस स्लोली ब्लड को यहाँ से मूव कराना है कि डिफ्यूजन हो सके, और फिर जो अब जो ब्लड बाहर निकला वो साफ हो गया ना, तो वो अब पेशेंट में वापस डाल दो। अब वापस पेशेंट में ब्लड कहाँ डालोगे? देखो तुमने साफ कर दिया ना ब्लड, तो अगर तुमने साफ कर दिया ब्लड, अब तुम इसको दिल के पास भेजोगे ताकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, तो हार्ट के पास कहाँ पे भेजोगे ब्लड? लेफ्ट। बेटा अगर ये तेरा हार्ट है, तेरे को मैंने 1000 बार बोला है, हार्ट को क्वेश्चन पूछू तो तू बना लिया करना। अगर ये तेरा हार्ट है, लेफ्ट साइड से तो लंग से आता है ना, तो कहाँ भेजेगा ब्लड? हार्ट में राइट। राइट एट्रिया, और राइट एट्रिया से में ब्लड कौन लेके आता है, आर्टरी या वेन? वेन। हाँ, सिस्टमिक वेन। तो तुम वेन के थ्रू एंटर करवा दो ब्लड को। तो तुमने ब्लड निकाला कहाँ से था, आर्टरी या वेन से? आर्टरी। और तूने एंटर कहाँ कराया, री एंटर कहाँ कराया ब्लड को? इन वेन। वेन। बस ये क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे, समझ आई बात? एंड दिस इज हीमोडायलिसिस। इतना सा होता है, बस हार्ट बना लिया करो जब तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो। लेकिन मैंने जब ब्लड बाहर निकाला तो मैंने उसमें हिपेरिन डाला। अब मैं जब वेन में ब्लड वापस जा रही हूँ तो वेन के अंदर जब मैं ब्लड डालूंगी तो अंदर बॉडी के तो हिपेरिन रिलीज होता ही है, वेसोफिल सेल्स करते रहते हैं, तो बाहर से हिपेरिन क्यों डालूंगी? एक्स्ट्रा हिपेरिन हो जाएगा, इसलिए मैं वेन में ब्लड डालने से पहले एंटी हिपेरिन डाल दूंगी उसके अंदर। ठीक है, यो मैम। बस इतना सा है। डन, बना लिया। मैम ये परमानेंट मेथड है? परमानेंट मेथड मतलब ये ब्लड दोबारा इसमें यूरिया मिक्स नहीं हो सकता? देख, अब ये जो पेशेंट आया ना, इनकी बॉडी में किडनी सही से काम नहीं चल रही है, ठीक है, तो हम इनको बिठाते हैं 2-3 घंटे के लिए यहाँ लगाते हैं, किसी किसी को तो ज्यादा टाइम भी लगता है, और इनके ब्लड को पूरा फिल्टर कर देते हैं। मतलब यहाँ से इनका ब्लड जा रहा है, साफ हो रहा है, वापस से इनकी बॉडी में हम डाल रहे हैं, तो लंबा प्रोसेस है, पूरी बॉडी से हमने यूरिया निकालना है, तो पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है इस मशीन के थ्रू। ठीक है, अब ये वापस घर चले जाएंगे, लेकिन इनकी किडनी तो अभी भी खराब है ना, तो ऑटोमेटिकली यूरिया तो फिर से इनकी बॉडी में इकट्ठा होगा, तो फिर हम इनको 1 महीने के बाद बुलाएंगे और दोबारा से डायलिसिस करेंगे। तो डायलिसिस बार बार होती है, डिपेंड करता है किसकी किडनी कितनी खराब है। जिनकी बहुत ज्यादा खराब है उनकी हर महीने होती है, जिनकी कम खराब है उनकी थोड़े महीनों के गैप से होती है। ठीक है, तो ये रीअकर होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, यो मैम। यो मैम। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सोचो तुम हर महीने किसी को बुला के उसको कैथेटर लगा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, उसको इतने घंटे बिछा रहे हो, तो एक तो थकाने वाला बिना बात का प्रोसेस, एंड सेकेंडली तुम उसे तब बुला रहे हो ना जब उसकी बॉडी में यूरिया इकट्ठा हो गया है, तो यानी कि उसकी नॉर्मल बॉडी में प्रॉब्लम्स तो होती होगी ना यूरिया इकट्ठा होने से। इट इज लाइक कि तुमको अभी यूरिन करने जाना है, ठीक है, यूरिनेशन मिक्चुरेशन का टाइम है तुम्हारा, तुम्हें यूरिन की सेंसेशन हो रही है, लेकिन तुम मिक्चुरेशन कर नहीं सकते। मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें 15 दिनों तक सुसु को होल्ड करके रखना है, ठीक है, तो अगर होल्ड करके रखना तो दिक्कत होगी ना बॉडी में बहुत तरीके की। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोगों को बॉडी में बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव सी हो जाती है क्योंकि उनमें यूरिया बहुत इकट्ठा रहता है। पर हाँ, ये कराते रहते हैं लोग काफी टाइम तक, ओल्ड पीपल में ज्यादा कॉमन है ये। ठीक है, यो मैम। चलो आते हैं हीमोडायलिसिस। देखो मैंने जो तुमको बोला, जब मैं बोलती हूँ ना मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए बोलती हूँ। देखो अगर पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्या होगा, हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, तो ब्लड निकाला, किससे निकाला? आर्टरी। आर्टरी से निकाला, ये पहला क्वेश्चन। इस पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट, डायलिसिंग यूनिट मशीन में डाला और उसमें तुमने एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन को डाला। ठीक है, एंटी हिपेरिन मत लिख देना, एंटीकोएगुलेंट, जो ब्लड को कोएगुलेट होने से रोक रहा है, दैट हिपेरिन, वो डाला तुमने। तो जब तुमने ब्लड निकाला तो उसमें हिपेरिन डाला।
द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, जो ट्यूब तुमने बनाई थी वो सेलोफेन ट्यूब है, दिस इज अ सेलोफेन ट्यूब, छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, सेमी परमिएबल होती है ये, लिख लो सेमी परमिएबल, ठीक है जी। आते हैं, डायलेसिंग फ्लूइड होता है इसके आसपास, सेम कॉम्पोजिशन होती है प्लाज्मा की, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते डायलेसिंग फ्लूइड। तो डायलेसिंग फ्लूइड की कॉम्पोजिशन जो मैंने यहाँ लिखवाई है वो एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन करी है। सेलोफिन मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगी सेमी परमिएबल, मेरी बुक है, पेंसिल से लिख ही सकती हूँ, मेरे को कौन रोक लेगा यार, है ना, सेमी परमिएबल होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे यूरिया बाहर निकल जाता है और आपका ब्लड क्लियर हो जाता है। क्लियर ब्लड को वापस से डाल देते हैं बॉडी में, तो पंप बैक इनटू द बॉडी थ्रू, किसमें डालते हैं, वेन से। वेन, यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायलिसिस में ये क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। और डालने से पहले उसमें क्या ऐड करेगी तू, एंटी हेपेरिन। एंटी राइट, एक बार एनसीईआरटी पढ़ेगी ना फिर भूलेगी नहीं। ये ग्लोबल मेथड है, बहुत लोग डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ की, जिनमें किडनी सही से वर्क नहीं करती। Now, kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failure. किडनी फेल होगी किसी की, किडनी का ट्रांसप्लांट कर दो, वो परमानेंट मेथड है। तो जो तुम परमानेंट मेथड पूछ रही थी ना शुरू, वो ये है किडनी ट्रांसप्लांट। हेमोडायलिसिस परमानेंट मेथड नहीं, वो बार बार रिपीट होता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है, देखो एक चीज होनी चाहिए कि क्लोज रिलेटिव, मतलब अगर तो कोई ट्विंस है ना तो उनके बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट सबसे सक्सेसफुल है। ट्विंस में भी वो वाले ट्विंस जिनके शक्लें भी सेम है, जेंडर भी सेम है, वो वाले ट्विंस उन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। जो एक ही एग से, जब मदर की वूम में जाइगोट बना था ना, तो जाइगोट इम्प्लांट होने से पहले दो में टूट जाता है और ये अलग अलग जगह जाके इम्प्लांट हो गया और दो बच्चे बन गए। इनका जेंडर भी सेम होता है, इनकी शक्ल भी सेम होती है, बिल्कुल डिट्टो सेम लगते हैं, उन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो इनके बीच में ना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल सेम होता है लगभग, क्यों, क्योंकि एक ही जाइगोट की स्प्लिटिंग से बनी है ना। तो इनके बीच में सबसे ज्यादा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो सक्सेसफुल होता है, एक का ऑर्गन दूसरे में लगा दो। बाकी क्लोज रिलेटिव के बीच में होते हैं, जैसे फैमिली मेंबर के बीच में हो जाए या बिल्कुल कोई क्लोज रिलेशन में है, तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी क्लोज रिलेशन से ऑर्गन ले सकते हैं। ऑर्गन देने का खतरा क्या रहता है कि इम्यून सिस्टम पहचान ना ले कि बाहर का ऑर्गन है। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में सब कुछ रेड कलर से बनाया, मेरे ऑर्गन है, लेकिन मैंने किडनी की जोर से ले ली। अगर मेरी बॉडी ने ध्यान दे दिया ना इस पे कि ये बाहर का ऑर्गन है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इस किडनी को मारने को दौड़ेगा। और सोचो मेरी बॉडी के अंदर ही अगर मेरी ही किडनी पे अटैक कर दिया, तो दैट मींस ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, ऐसे इंसान की डेथ हो सकती है ना, अंदर ही पॉइजनिंग हो जाएगी, राइट। तो इसलिए जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो पेशेंट को हम दे के रखते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट पूरी जिंदगी के लिए। तो ऐसे लोगों का ना पूरा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं। तो भी सोचो कि जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है ना, पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेशन खाना पड़ता है, पूरी जिंदगी उनका इम्यून सिस्टम वीक ही रहता है, ताकि उनके इम्यून सेल कभी पहचान ही ना पाए कि यार ये किडनी अपनी नहीं है। इम्यूनोसप्रेशन का एक एग्जांपल था साइक्लोस्पोरिन, याद है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर पर बड़ा था, यो मैम। ठीक है। अब मेरी बॉडी का कौन सा इम्यून सिस्टम है जो पहचान जाता है ऑर्गन बाहर का है या मेरा है? सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम था या ह्यूमरल? Cell mediated. सेल मेडिएटेड। ऑर्गन रिडक्शन इंजन में सेल मेडिएटेड कौन देता है, बी सेल या टी सेल? T cell. टी सेल। टी सेल। सेल मेडिएटेड, गुड, टी सेल, शाबाश, इम्यून सिस्टम। ये नीट का क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट इज किडनी में स्टोन, सुना होगा, तो किडनी में यो जो मैम। stone है उसे कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। क्रिस्टल बन जाते हैं छोटे छोटे नमक के, नमक किस लाइक, कभी सोडियम ऑक्सैलेट्स बन जाए, कैल्शियम ऑक्सैलेट्स बन जाए, तो किडनी के अंदर बन जाते हैं। ये इनसॉल्युबल से मासेस होते हैं, लेकिन जनरली अगर साइज छोटा होता है तो नॉर्मल डाइट से निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करने से भी यूरिन के साथ ही पिघल के पास हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ये ऑक्सैलेट से बन रहे हैं, दोज आर डिफरेंट। जनरली गॉल ब्लैडर वाले जो स्टोन होते हैं वो खाने पीने से नहीं निकलते, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। जो किडनी के स्टोन होते हैं वो जनरली निकल जाते हैं अंटिल वो बहुत ज्यादा बड़े हो, दैट केस सर्जरी होती है। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। राइटिस वर्ड जहां आता है ना उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। और किसकी इन्फ्लेमेशन बोल रही है, किसकी बोल रहा है, वर्ड से क्या लग रहा है?
ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस। क्या होता है ग्लोमेरुलस? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैप नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। शाबाश, अरे वाह, ऐसी बातें करेगा ना फिर मजा आ जाता है मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ये बनाते थे ना बाउमन्स कैप्सूल, बहुमत से हम कैप्सूल बनाते थे, उसके अंदर कौन आती थी? कौन आ रही है? आर्टरी। एफेरेंट आर्ट्रियोल, और बाहर कौन जा रही है? इफरेंट आर्ट्रियोल, और बीच में क्या होता है? कैपिलरीज। कैपिलरीज का नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और अगर इसमें सूजन हो जाए, इन्फेक्शन वगैरह हो गया कोई भी, तो अगर इसमें सूजन हो जाए उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है जी। सो दिस यो इज यो ऑल मैम। अबाउट द डिजीज पार्ट। इसी के साथ आपका डिजीज वाला पार्ट खत्म होता है। क्लियर? यो यो मैम। सो अब आप मुझे मिलिए नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपको पीवाईक्यूज कराती हूँ। ठीक है, मैक्सिमम पीवाईक्यू करने की कोशिश करेंगे। ओके जी। तो यो अभी कितना टाइम हुआ है? 8-10 हो गए।